हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलर्ट 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें कि हम टारगेट ये कर रहे हैं कि आउट ऑफ 300 मार्क्स हम 250 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, ताकि हमारे पास ये टेंशन ना रह जाए कि हम मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, या जो टॉप कॉलेज हमारे एलएलबी के लिए हैं, चाहे वो डीई हो चाहे वो बीएचयू हो, क्या वो मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता हमें ना करनी पड़े। तो 250 प्लस स्कोर हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो सारे तरीके के बारे में बात करेंगे जिस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, और जो आपको फॉलो करना है उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अगर आपने डीयू एलएलबी बीएचयू एलएलबी का सपना अगर देखा है आपने, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब तैयारी आपने शुरू कर दी है, तो देखो आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि हमें 250 प्लस का टारगेट जो है वो हमने यहाँ पर बनाया है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझिए कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, जो एग्जामिनर है वो आपसे इस एग्जाम के अंदर में क्या डिमांड करता है उसको समझिए आप पहले। तो क्वेश्चन टाइप यहां पर कैसे होते हैं, अगर हम क्वेश्चन टाइप की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और 75 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम स्ट्रक्चर के अंदर में रखा गया है। 75 क्वेश्चन तो यहां पर रखा गया है, और साथ में अगर हम बात करें यहां पर, तो 75 क्वेश्चन के रहते हुए आपको कितने नंबर के पेपर जो है वो आपका होने वाला है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल पेपर जो होगा मेरा 75 क्वेश्चंस रहेगा, और 300 मार्क्स का हमारा कंप्लीट पेपर जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग में रखा गया है, जो कि आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो -1 का रखा गया है। अगर बात करो इस पेपर के अंदर में, तो नेगेटिव मार्किंग जो रखा गया है वो यहाँ पर -1 का रखा गया है, यानी कि एक गलती पर आपके 1 नंबर जो है वो आपके कटते हैं, और एक सही सवाल पर आपके 4 नंबर यहां पर बनते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न है। जो टाइमिंग है पेपर का, जो टाइम पेपर कितना समय मिलने वाला है, तो 1 आवर 45 मिनट्स का समय आपको टोटल मिलेगा पेपर को करने के लिए, जो 75 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सारे सेक्शंस मिलाकर, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक एग्जाम पैटर्न है, तो इसको समझिएगा आप सभी लोग। इस प्रकार से ही अपने आप को ढालना है। उसके बाद स्कोरिंग स्कीम मैंने आपको बताया कि एक सवाल यहां पर 4 नंबर के होंगे, और एक गलती पर -1 नेगेटिव मार्किंग में रखा गया है। तो आप स्कोरिंग को ध्यान रखें, है ना। कोशिश ये करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग आप बिल्कुल भी ना करें, नेगेटिव को आप टारगेट ना करेंगे, ठीक है। बहुत लोग गेस वर्क करके नेगेटिव मार्किंग करते हैं, आपको वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल के अंदर में 1 घंटे 45 मिनट के अंदर में आपको पूरा 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 75 क्वेश्चंस के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। और टाइम मैनेजमेंट ना सिर्फ एग्जाम हॉल के अंदर में जरूरी होता है, बल्कि एग्जाम हॉल से बाहर, यानी कि पहले जब आप तैयारी कर रहे हो तब भी टाइम मैनेजमेंट एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उसी समय आप अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी पर आप काम करते हैं, और जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो चैप्टर वाइज आप जब सवाल सॉल्व करते हो, शुरुआत के समय में जब हम फाउंडेशन क्लियर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, और उसके बाद चैप्टर वाइज जब हम सवालों को सॉल्व करते हैं, तो उसी समय अपना टाइम मैनेजमेंट करना आप शुरू कर दीजिए। जो आप रूटीन बनाते हैं, है ना, तो आप अपना पूरा रूटीन बनाओगे कि रूटीन हम बना रहे हैं और किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए आप टाइम जो है वो एलोकेट करो, डेली शेड्यूल बनाकर। आप करंट अफेयर्स आपको कब पढ़ने हैं, है ना, इंग्लिश आपको कब करने हैं, ग्रामर रूल्स आपको कब बैठ के पढ़ने हैं, क्वांट के क्वेश्चन कब हम आप प्रैक्टिस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग कब करने वाले हैं, लीगल रीजनिंग कब करने वाले हैं, कंप्यूटर कब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखो एग्जामिनेशन में है 5 सब्जेक्ट, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डेली रूटीन बनाओ, वीकली बेसिस पर रिविजन करो, मंथली बेसिस पर अपना पूरा चेक करो कि कितना तैयारी आपने किया है ना। तो मंथली बेसिस पर क्या करेंगे, आप एक मॉक लगाएंगे, उससे मालूम चलेगा कि हमने कितना कवर कर रखा है और हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो ये आप टाइम मैनेजमेंट के तौर पर इन चीजों को आप यहां पर फॉलो करने वाले रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट हम मूव करें, तो देखिए चलिए, तो नेक्स्ट एक बार मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज नहीं बनाओगे सही तरीके से, तो आप उसको सही तरीके से जो है वो ऑप्ट नहीं कर पाओगे, और ना ही उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। सबसे पहले देखिए, आप अपने इंपॉर्टेंस को समझिए कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या बनता है, प्रायोरिटी में आप क्या क्या रखना चाहते हैं। तो आइडेंटिफाई हाई वैल्यू टॉपिक्स, जो हाई स्कोरिंग हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, जहां से सवाल ज्यादा आते हैं। अब ये यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
ये एनालाइज करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि भाई यहां पर हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये काम आप सबसे पहले करिए ताकि आप उस एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएं, उस चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अपना स्ट्रैटेजी जो है वो उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो कहां पर कितना वेटेज देना है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके लिए एलोकेट टाइम प्रोपोर्शनली टू ईच सेक्शन बेस्ड ऑन द वेटेज एंड योर स्ट्रेंथ। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं आप ज्यादा समय दीजिए, अगर किसी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा होल्ड उस सब्जेक्ट पे कर लिया है, आपके सारे सवाल सही हो रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए। डोंट डू दिस। जहां पर आपका वीकनेस है उस एरियाज पर आप फोकस करेंगे और उस तरीके से अपने सेक्शंस को आप टाइम दोगे, है ना, और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओगे। रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने जो शेड्यूल बनाया, जो टाइम मैनेजमेंट किया, जो आपने पढ़ाई करी जिस तरीके से, आप एक सप्ताह करने के बाद उसको रिव्यू करो कि क्या ये काम कर रहा है, क्या आपके अंदर ये बेटर चीजें ला रहा है ना, इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, या जो सवाल आप सॉल्व करते हो उस सवाल में गलती हो रहा है तो उसको रिव्यू किया करो कि भाई इसके आंसर गलत हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो इन चीजों को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो नेसेसरी करेक्शंस आपको लगते हैं अपने टाइम टेबल के अंदर में, अपने शेड्यूल के अंदर में, अपने पढ़ने के तरीके के अंदर में, आप उसको करते रहिए। जो बेस्ट रहेगा वो आपके लिए जो है वो ऑप्ट करना है आपको अपने लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर देखो लीगल रीजनिंग की बात करें तो लीगल रीजनिंग जो है वो बहुत ही, मैं कहूंगा, एक टेक्निकल टॉपिक है, आपको समझने की बहुत जरूरत यहां पर पड़ती है। तो थोड़ा सा जो भी कम्प्लेक्स लीगल इश्यूज आपको समझ नहीं आते हैं वहां पर आप फोकस करो, है ना। जो आपके लीगल प्रिंसिपल्स वगैरह दिए गए हैं आप उस पर फोकस करो। सो आप कम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को अगर आप ब्रेक डाउन करना सीख गए तो आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई लॉजिकल थिंकिंग। आप लीगल प्रिंसिपल को अगर सही तरीके से रीजनिंग कर पाओगे, अगर, है ना, लीगल प्रिंसिपल क्या दिया गया है उसके अनुसार चीजों को समझ पाओगे तो एक्यूरेट कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे, ठीक है। जस्टिफाई योर रिस्पॉन्सेस, सब्सटेंशिएट योर आंसर्स विथ रेलिवेंट लीगल अथॉरिटीज। देखो जजमेंट वगैरह पढ़ना या लीगल बेस्ड करंट अफेयर्स पढ़ना वो आपको हेल्प करेगा लीगल रीजनिंग को अच्छा करने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, या फिर यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ मैं और भी सब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस करूंगा। लॉजिकल के साथ साथ देखो जो क्वांट का पोर्शन है, ठीक है, जो हमारे इंग्लिश के पोर्शंस बनते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारे क्वांट के पोर्शंस बनते हैं, ठीक है, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, और साथ में अगर मैं बताऊं, एक मिनट, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, इस तीनों के लिए आप यहां पर समझिए कि क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्लैरिटी चाहिए और कॉन्साइजनेस चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो इतने भी हमारे इस तीनों के अंदर है, चाहे वो इंग्लिश के अंदर है, क्वांट के अंदर है या फिर रीजनिंग के अंदर है, इन चीजों के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो सबसे पहले। जब तक क्लैरिफिकेशन आपको कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं आएगा आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप अगर 10 सवाल सॉल्व कर लिए तो उसी 10 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर और कॉन्सेप्ट्स, उसमें कॉन्साइज होइए थोड़ा सा आप। उसके बाद टॉपिक वाइज कवरेज करना आपके लिए जरूरी है। जितने भी आपके चैप्टर्स दिए जाते हैं, सबसे पहले जितने चैप्टर्स आपके दिए गए आप कंप्लीट कवरेज करो सबसे पहले टॉपिक वाइज, है ना। जितने, मान लो अगर क्वांट के अंदर में 20 चैप्टर हैं, रीजनिंग के अंदर में आपको 20 चैप्टर दिए गए, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं, उसको एक एक चैप्टर को कवर करो। आप ये मत सोचो पहले, सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हो आप ये मत सोचो कि ये चैप्टर छोड़ देते हैं, इससे सवाल नहीं आते हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है सवाल आ जाए। तो पहले कंप्लीट सिलेबस कवरेज, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, जहां पर हम उन टॉपिक्स को फोकस करेंगे जहां वेटेज बनता है, जहां पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उन पर हम फोकस करेंगे बाद में। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे पूरा का पूरा, है ना। तो अपने स्टडी प्लान को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करिए ताकि आप सभी टॉपिक्स को कवर कर पाए, उसके ऊपर सवाल सॉल्व कर पाए। प्रैक्टिस डेली, आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, आज आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, अगर आज आप उसको खत्म नहीं कर पाए, कल खत्म करेंगे, तो 2 दिन आप लगाओ उस पर, कॉन्सेप्ट को कवर करो, समझो पूरा, लेकिन उस 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपको उस पर प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर एक दिन में आप कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हो, छोटा कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो उसी दिन आप रात को या कल होकर आप उस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो माइंड में सेट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो रिवीजन सबसे बड़ा चीज है भाई। रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो रिवीजन आपके लिए, अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका सबसे बड़ा वीकनेस बनेगा और वीक एरियाज के अंदर में काउंट किया जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा, ठीक है, एक सप्ताह आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन इस एक सप्ताह के बाद आपने एक सप्ताह में पढ़े हुए चीजों को रिवाइज नहीं किया। एक महीने के बाद
जब आप उस टॉपिक के ऊपर सवाल सॉल्व कर रहे हो तो फिर से अब वो कंफ्यूजन है कि भाई हमने ये सवाल पढ़ा तो था लेकिन अभी ये सवाल बन नहीं रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना है। जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसको रिवाइज करते रहिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत आपके प्रिपरेशन में ला कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लेवरेजिंग प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक एग्जाम्स। मॉक एग्जाम्स और प्रैक्टिस टेस्ट ये दोनों ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट कब बनेगा? प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। एंगेज इन रेगुलर प्रैक्टिस टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम फॉर्मेट एंड क्वेश्चन टाइप्स। जो क्वेश्चन टाइप आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर से आप कुछ सवाल सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो वहां पर कि क्या फॉर्मेट है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, पूछने का तरीका क्या है, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है ना। तो टॉपिक वाइज करते करते अगर हमने पूरा रीजनिंग कवर कर लिया, फॉर एग्जांपल मान लो रीजनिंग आपने कवर कर लिया, अब उसके ऊपर पूरा फुल लेंथ मॉक दीजिए बैठकर। फुल लेंथ मॉक देने से क्या होता है कि फुल लेंथ मॉक आप दे रहे हो या फिर कोई प्रैक्टिस टेस्ट ही आप दे रहे हो तो वहां पर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया जाता है ताकि आपकी रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो ये काम करना है। एनालाइज करो, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो भी, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो भी, आप उसके बाद क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एनालाइज इसलिए करेंगे क्योंकि एनालाइज करने से क्या होगा कि आप यहां पर समझ पाओगे कि आपने गलती कहां से की, आप अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू कर पाओगे और उस एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओगे जहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने हैं, आपने जहां पर मिस्टेक करी है, या फिर आपके टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आया है कि आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाए पूरे मॉक को देने में, या आपकी स्पीड कम है। जो भी वीक एरियाज होंगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट को लेकर हो, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर हो, आप उस बात को जान पाएंगे। सो प्लीज ट्राई टू एनालाइज दैट टेस्ट। देने के बाद जरूर एनालाइज करें, उसको छोड़े मत। उसके बाद फीडबैक जरूर लिया करें। ठीक है, फीडबैक देखो, एक तो मॉक टेस्ट जब दोगे तो वो खुद आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जब सबमिट करते हो, जैसे कि अड्डा 247 का जो मॉक्स है वो क्या करता है कि जब आप सबमिट करोगे मॉक टेस्ट को तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जितने परफॉर्मेंस है वो हर पैरामीटर्स पर मेजर करके आपको बताता है। लेकिन अगर आप मॉक दे रहे हो, चीजें अच्छी नहीं हो रही है, तो आप फीडबैक लो, आप कंसल्ट करो, अपने मेंटर से कंसल्ट करो, अपने सीनियर से कंसल्ट करो, जिससे भी कंसल्ट आप कर सकते हैं। उनसे पूछे कि भाई मेरा नंबर इतना नहीं आ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप मुझे अपना मेंटोर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपकी क्लासेस वगैरह चलती है YT और पेड बैच के अंदर में भी, तो यहां पर मेंटर आप चूज कर सकते हो सभी लोग। उसके बाद कंटिन्यूअसली रिफाइन योर स्ट्रेटजीज। आप ऐसा नहीं कि आपने अगर एक स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, आप उसको फॉलो करो, लंबे समय तक फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हर वीक आप नए स्ट्रेटजी बना रहे हो, हर दूसरे दिन आप नए स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है। आप बनाओ, उसको फॉलो करो, उसके बाद अगर उससे बहुत ज्यादा बेटरमेंट नहीं आप देख रहे हो, नहीं हो रहा है, तो उसको रिफाइन करो, फिर से उस चेंज करो, है ना, अलग तरीके से फिर से करो। तो अपने प्रैक्टिस के अनुसार, अपने परफॉर्मेंस के अनुसार आप स्ट्रेटजी को भी अच्छा बनाइए ताकि इंप्रूवमेंट आपके अंदर जो है वो आती रहे। डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान देखिए, मैं हमेशा कहा हूं कि रिवीजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है, और जहां जो नॉलेज गैप आपको लगता है कि यहां पर नॉलेज गैप है, यहां पर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यहां पर ये कॉन्सेप्ट छूट गया है, तो आप उसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। सो आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू नीड टू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लगता है कि लीगल रीजनिंग के अंदर में कुछ एरियाज हैं, मुझे प्रिंसिपल समझ नहीं आते हैं, डॉट समझ नहीं आते, तो वहां पर थोड़ा सा आप क्या करेंगे? फोकस करेंगे। लॉजिकल के अंदर में फोकस करेंगे। ग्रामर रूल्स नहीं समझ आ रहे हैं, फोकस करिए। कंप्यूटर बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे हैं, उस पर फोकस करिए, तो वो करना पड़ेगा आपको। एलोकेट टाइम फॉर टारगेटेड रिव्यू एंड प्रैक्टिस फॉर ईच टॉपिक। अब जो आपको लगेगा कि भाई यहां पर दिक्कत है, उसके लिए एक टाइम जो है वो एलोकेट करिए कि इस टाइम में मैं उस टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं जो मुझे दिक्कत कर रहा है या जो मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, प्रायोरिटाइज हाई वैल्यू टॉपिक्स, और हाई वैल्यू टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जहां से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन या ज्यादा नंबर आपके बन सकते हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए कि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस एरियाज पर भी हमको फोकस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई है कि आप तैयारी जब करते हैं तो अच्छे से कर पाएं। ठीक है, हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेप पर, हर एक पड़ाव पर आप समझ पाएं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहां पर आप गलती कर रहे हैं, और आप किसी मेंटर को चूज करिए जहां से आप तैयारी जो है वो अच्छी कर सकते हैं, जहां से आप उनको फॉलो करते हुए, उनकी बातों को समझते हुए, जानते हुए एक प्रॉपर गाइडेंस उनसे आपको मिलती रहे,
है ना, इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। सो विद दीज स्ट्रेटजीज एंड मल्टीफेसेटेड अप्रोच यू कैन कॉन्फिडेंटली एस योर CUT PG LLB एग्जाम और अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अपने मार्क्स जो आपने 250 प्लस का रखा है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो जरूर आप अचीव कर पाओगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा और ईमानदार ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने आप से कि भाई इस तरीके से तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अब मैंने बात की यहां पर मेंटोर की कि मेंटोर जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे मेंटोर बनेंगे और प्रॉपर गाइडेंस जो है वो ये हमें करते रहेंगे। तो प्रॉपर मेंटोर चूज करने के लिए, गाइड करने के लिए आपको हमारे बैचेस में यहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा। है, इस बैचेस की खास बात ये रहेगी कि ये बैच आपको CUT PG LLB की पूरी तैयारी करवाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी इस वक्त अगर पीजी के लिए अगर हम बताएं तो बेस्ट सेलर बैचेस हमारे आपके सामने हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं कि मैं महापैक लूंगा। महापैक में फायदा क्या होता है कि PG LLB एग्जाम जब होगा मार्च 2025 में, तब तक जितने भी हमारे बैचेस आएंगे इस एग्जाम को लेकर वो सभी बैचेस आप कर पाएंगे, सभी में आप क्लास कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई एक डेडिकेटेड बैच में ज्वाइन करूं तो आप अभी हमारे लेटेस्ट बैच, है ना, ये लेटेस्ट बैच है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि प्रिंटेड बुक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, है ना। उसके लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं, आप मुझे मेंटोर चूज करना चाहते हैं तो सोनू80 कोड, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा और यहां पर आपको कंप्लीट डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर लेना। पूरी जानकारी, पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे PG LLB तैयारी होगी, बैचेस में कैसे क्या होने वाला है और जितनी भी जानकारी हो सकती है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है sonu.kumar1@247.com। इस पर आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सोनू80 कोड का इस्तेमाल करना है और इस बैचेस में एडमिशन ले लेना है और अपनी तैयारी अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छी बन जाए, बहुत ही बेहतरीन बन जाए, तो फिर बस सोचना क्या है, फटाफट एडमिशन लीजिए। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर क्लासेस आप लोग फॉलो करते रहिए, वहां पर भी आपको सारी जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। तो यूट्यूब पर जो क्लास आपकी चल रही है ना, उसको भी आप लोग फॉलो करते रहें। और डेली बेसिस पर मेरी क्लास जो होती है रीजनिंग की वो 12 बजे होती है, तो 12 बजे डेली इसी चैनल पर आप मेरी क्लास कर सकते हैं। बाकी टीचर्स भी आपकी क्लासेस जो हैं वो सभी लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी आप मुझे मेल करिए, कॉल करिए और मेरे से बात करिए, समझिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगले साल जब 25 की तैयारी कर रहे हो तो अगले साल जब एग्जामिनेशन दो तो आपके नंबर इतने अच्छे आ जाए कि आप सीधा एडमिशन DU BHU में जहां पर भी है वो आपके टॉप फर्स्ट राउंड के अंदर में, कट ऑफ लिस्ट जब निकलेगा फर्स्ट राउंड के अंदर में आप उसमें इन हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करते रहिए अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी आपकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।